अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। होप सो यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। वेलकम टू मैथ्स फेयर एकेडमी। आज हम लोग स्टार्ट करने लगे हैं ऐसा सब्जेक्ट जिसके बारे में आप किसी भी अपने सीनियर से पूछेंगे तो आपको यही कहा जाएगा कि ये बहुत कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है। इसका पेपर पता नहीं कहाँ से आता है, इसमें से जीपीए बहुत कम आती है। पर टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको पढ़ने में, अगर आपको पढ़ने का इसका जस्ट एक मेथड पता चल जाए तो ये बहुत मज़े का सब्जेक्ट है। इसका जब मैंने अपनी तैयारी की थी आज से 2 साल पहले, जब इसका ऑब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव बेस्ड था, तब मैंने इसका खुद मेरा अपना मिड का जो पेपर था वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ था। बट मैंने इसकी फ़ाइनल की तैयारी ऐसे की थी कि मेरी सीजीपीए 3.5 तक ईज़िली चली गई थी। हालाँकि मेरे मिड में बहुत बुरे मार्क्स थे। तो इसको सिंपल आपने पढ़ना कैसे, अब तो एक बहुत बड़ा बेनिफिट आप लोगों के लिए ये भी हो गया कि ये ऑब्जेक्टिव बेस हो चुके हैं। पर फिर भी स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि इसके एमसीक्यूज़ पता नहीं कहाँ से आते हैं। सिंपल आपने करना ये है कि आपने सबसे पहले लेसन नंबर 1 राइट करना है। लेसन नंबर 1 में जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपने उन सब टॉपिक्स को लिखना है। अगर आपको मेरी समझ नहीं आती तो सिंपल आपने यूट्यूब पे जाना है और सर्च करना है टॉपिक्स को लिख के। ये ज़रूरी नहीं कि आप वीडियो के ही लेक्चर्स लें, आप किसी भी इंडिया के अपने सिर्फ टॉपिक को सर्च करना है, किसी भी इंडिया के, पाकिस्तान के किसी अच्छे से चैनल से आपने इनके लेक्चर्स लेने हैं, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है इन टॉपिक से रिलेटेड। जब आप लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे फिर आप जाके एक बार हैंडआउट्स को पढ़ लें। यकीन करें आपको पढ़ने में मज़ा आएगा, क्योंकि आपके उन सब टॉपिक से रिलेटेड आपके पास कॉन्सेप्ट होगा। तो जब आप हैंडआउट्स को अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको और भी मज़ा आएगा कि ये एक नई नई चीज़ आपके सामने आएगी। क्योंकि इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है कि हम बायो वाले, मैथ वाले, केमिस्ट्री, हम ये सब कुछ पढ़ के थक चुके हैं। इकोनॉमिक्स ये, इसमें बायो नहीं है, इसमें केमिस्ट्री नहीं है, इसमें फिजिक्स नहीं है, कुछ भी नहीं है, नेचुरल साइंस है। इसमें यह होता है कि एक सोसाइटी में हम लोग कैसे रहते हैं, और जो फैक्ट्रीज होती हैं या जितने भी बिजनेसमैन होते हैं वो कैसे काम करते हैं, उन्हें प्रॉफिट कैसे होते हैं, उन्हें लॉस कैसे होते हैं, कैसे फाइंड आउट करते हैं, वो कैसे अपना काम चलाते हैं, ये सब कुछ जो होता है ना हम 1 बाय 1 इसमें डिस्कस करते हैं। इकोनॉमिक्स में हमारे पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है, प्रॉफिट लॉस है कुछ भी, तो ये सब कुछ जो भी होता है वो हम इस इकोनॉमिक्स में डिस्कस करते हैं। और जब आप इसको पढ़ना एक बार स्टार्ट कर देते हैं फिर आपको इतना मज़ा आता है कि आप खुद उन कॉन्सेप्ट के गहराई में जाके देखते हैं कि वाकई पाकिस्तान में ये हमारी सोसाइटी में चल क्या रहा है, बिजनेस कैसे करते हैं, फैक्ट्रीज़ में क्या क्या होता है, कैसे कैसे काम चलता है, ईटीसी सब कुछ। तो सिंपल आपने क्या करना है, अगर आप जॉब होल्डर हैं आप लेक्चर्स ले लें, आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप हैंडआउट्स को रीड कर सकें। आप फाइल्स को भी अगर आप रीड करें कि आपने लेक्चर्स नहीं ले सकते, चलिए आप फाइल्स को रीड कर लें क्योंकि ये कॉन्सेप्चुअल है। तो अगर आप इसके फाइल्स को भी जस्ट रीड करेंगे तो आप यकीन करें आपको वहाँ से भी कुछ समझ नहीं आएगी। सिंपल सबसे ईजी जो इसका सोल्यूशन है इसको प्रिपेयर करने का, आप इसके लेक्चर्स लें, जितने इसके लेक्चर्स हैं, जितना इसका मिड का फाइनल का सिलेबस है वो सारे आप सबसे पहले आप लेक्चर्स लें। फिर अगर आपके पास टाइम है तो हैंडआउट्स को लाजमी रीड कीजिएगा, क्योंकि सबका आपके पास कॉन्सेप्ट होगा तो आप हैंडआउट्स को पढ़ेंगे, आपका मजीद कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। वहाँ से आपके वो खुद से एमसीक्यूज भी बना के देंगे तो आप इजीली उनको कर सकेंगे। ठीक है, और अगर आप इतना नहीं कर सकते कि आप हैंडआउट्स को पढ़ सकें, आप इसके फाइल्स को एक बार रीड कर लें, और फाइल्स में इसके जो ऑब्जेक्टिव वाली इसकी फाइल्स हैं जब जस्ट उसको भी रीड कर लेंगे तो थोड़ा आपको कॉन्सेप्ट हो जाएगा कि किस तरह के एमसीक्यूज आपके बन सकते हैं। मैं इसके ऑब्जेक्टिव की अपने नोट्स भी बना रही हूँ, इंशाल्लाह मैं उन नोट्स पर अपनी एक वीडियो बनाऊंगी और फिर वो आप एमसीक्यूज या ऑब्जेक्टिव जो भी होगा वो आपके साथ शेयर भी कर दूंगी। तो आप डिस्क्रिप्शन में अपने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे दूंगी, तो आप वहाँ से उसको ज्वाइन करके मुझसे ऑब्जेक्टिव के नोट्स भी ले सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेसन नंबर 1 में जो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो हैं इकोनॉमिक्स। ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स में आ जाते हैं नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स एंड पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, स्कैरसिटी, रेशनिंग्स। हम 1 बाय 1 इन सबको डिस्कस करेंगे। सिंपल ये जो कुछ भी है सब कुछ आपको पहले से पता है, बट इकोनॉमिक्स में ये है कि वो कुछ ऐसे टर्म्स को यूज़ करते हैं जिन टर्म्स के बारे में हमें बिल्कुल भी नॉलेज नहीं होता। वो टर्म जब आपके एमसीक्यूज में या हैंडआउट्स में जब वो लिखी हुई होती है तो हम उनको पढ़ के सोचते हैं कि पता नहीं है क्या लिखा हुआ है, तो हमें उस चीज़ की समझ नहीं आती। बट अगर आप उन टर्म्स को अच्छे से अगर समझ लें तो आपको उनकी स्टेटमेंट की अच्छे से समझ आ जाएगी, और जब स्टेटमेंट की समझ आ जाए तो आपको आंसर खुद ब खुद पता चल जाएगा, क्योंकि अब हम लोग इतने तो मैच्योर हो चुके हैं कि हमारी सोसाइटी में क्या हो रहा है वो सब कुछ हमें पता होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इकोनॉमिक्स के बारे में मैंने अभी आपको बता दिया है कि इकोनॉमिक्स में हम लोग क्या डिस्कस करते हैं। ये कोई भी लेबॉर्ट्री एक्सपेरिमेंट नहीं है, इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो ये ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सोसाइटी में रहने वाले जो लोग होते हैं वो कैसे रहते हैं, वो बिज़नेस कैसे करते हैं, और वो कैसे मतलब बिज़नेस में प्रॉफिट लॉस वगैरह वो कैसे फाइंड करते हैं, ये सब कुछ हम लोग क्या करते हैं इकोनॉमिक्स में डिस्कस करते हैं। ये सब कुछ होता है प्रोडक्शन, कंजप्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, वो
वो चीज़ों की सेल कैसे करती है, चीज़ों कॉस्ट और प्राइस क्या होती है, गुड्स और सर्विस। अच्छा, ये जो टर्म्स है ना, गुड्स, सर्विसेज, इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट, ये आपके लेसन नंबर 1 में ये यूज़ हो रही हैं। सिंपल गुड्स क्या होता है? गुड्स वो चीज़ें होती हैं जो आप लोगों ने सेल करनी होती है। एक फैक्ट्री में जो चीज़ बनती है सेल होने के लिए, जो प्रोडक्ट बनती है, उस प्रोडक्ट को हम लोग गुड्स कहते हैं, ठीक है। जैसे एक जूतों की फैक्ट्री है तो उसमें क्या होंगे? शूज़, उनके पास गुड्स होंगे। इस तरह आप किस भी चीज़ की फैक्ट्री वगैरह को ले लेते हो, वो उसमें ये कपड़ों की फैक्ट्री में जो आपके पास क्लोथ्स होंगे, कपड़े होंगे, वो सारे क्या होंगे? गुड्स होंगी। सर्विसेज क्या होती हैं? सर्विस होती हैं जो आप लोग अपने कस्टमर को प्रोवाइड करती हैं, कि एक आपके पास कस्टमर आया, आपने उसको उसकी क्या खिदमत की, आपने उसको क्या सर्विसेज प्रोवाइड की, तो वो सर्विसेज होता है। इन्फ्लेशन ये होता है कि अगर आपके पास एक चीज़ पहले 100 रुपये की, एक चीज़ की जो पहले कॉस्ट प्राइस थी वो 100 थी, अब वो उसकी कॉस्ट प्राइस 120 हो गई है, मतलब वो चीज़ आप लोगों ने एक्सपेंसिव कर दिया किसी फैक्ट्री ने, तो सोसाइटी में क्या आ जाता है? इन्फ्लेशन आ जाता है। अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है? अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं बेरोजगारी को, कि आपके पास जो हमारा जो मुल्क है उसमें कितनी बेरोजगारी है, उसमें अनएम्प्लॉयमेंट कितनी है, उसमें कितने ज़्यादा जो यंग हैं, वो मतलब नौजवान हैं जो एजुकेटेड होने के बाद भी अनएम्प्लॉयमेंट हैं, बेरोजगार हैं, उन्हें जॉब नहीं मिल रही, तो ये होते हैं अनएम्प्लॉयमेंट के। अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ हो रही है हमारी सोसाइटी में या हमारे मुल्क में, तो वो क्यों इंक्रीज़ हो रही है, ETC, ये सब कुछ क्या है? ये डिफरेंट टर्म्स होंगे जो हम आपके आज के इस लेसन में डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं। इकोनॉमिक्स के बारे में मैंने आपको बता दिया, इसके डेफिनेशन से अगर आपका एमसीक्यूज बन के आ जाए तो आपको पता होना चाहिए प्रोडक्शन, कंजप्शन, गुड्स, सर्विसेज, सोसाइटी में जो लोग रहते हैं उन सबको जो हम डिस्कस करते हैं वो क्या होती है? इकोनॉमिक्स होती है। अब इकोनॉमिक्स के डिफरेंट ब्रांचेज होती हैं। सबसे फर्स्ट वन जिसकी ब्रांच होती है ना, वो होती है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, और सेकंड होती है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। वैसे तो ये पॉजिटिव है, बट इसमें जो अच्छी इकोनॉमिक होती है ना, वो ये नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स होती है। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या करती है कि जब भी ये देखती है ना कि एक फैक्ट्री में एक चीज़ अच्छी नहीं चल रही, एक चीज़ में जो लॉस हो रहा है, तो ये नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या करती है? उसको आइडिया देती है, उसको एडवाइस देती है कि अगर आप ये चीज़ करेंगे तो आप अपने डिज़ायरेबल गोल्स हैं, आप उनको इजीली अचीव कर सकती हैं, ठीक है। कि आपने अगर आपने कोई काम वो किया हुआ है, आपने गोल बनाया हुआ है कि जी मैंने इस गोल को अचीव करना है, तो आप उस गोल को कैसे अचीव कर सकते हैं, तो आप उन गोल्स को कैसे अचीव कर सकते हैं, ये चीज़ आपको बताती है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। ये आपको मशवरा देती है, ये एक आपको एडवाइस देती है, जबकि जो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स होती है ये आपको कोई मशवरा नहीं देती। ये चीज़ आप सिर्फ आपको ये बता देगी कि अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ हो रही है, इन्फ्लेशन इंक्रीज़ हो रहा है, ये चीज़ इंक्रीज़ हो रही है, ये सब कुछ, बट ये कभी भी आपको एडवाइस नहीं देगी। एडवाइस जो होती है ना, ये आपको कौन देता है? नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स देती है। और ज़रूरी नहीं होता है कि नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स जो भी आपको एडवाइस दे वो एडवाइस आप लोग अप्रूव ही करें, आप उसको डिसअप्रूव कर सकते हैं, लेकिन इसका काम सिर्फ ये होता है कि आपको एक अच्छा मशवरा दे देती है। जबकि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स आपको मशवरा नहीं देती, ये चीज़ आपको बताती है कि ये चीज़ अफेक्ट हो रही है, ये चीज़ डाउन हो रही है, यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ पे लॉस हो रहा है। तो ये जो डिफरेंस है इन दोनों इकोनॉमिक्स में, ये आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। सप्लाई ग्रोथ रेट इंक्रीज़ हो रही है, क्यों इंक्रीज़ हो रही है, और आप उस पर कैसे वो कर सकते हैं, ओवरकम कर सकते हैं, उस पर कैसे काबू पा सकते हैं, या आपको जो मशवरा देती है वो कौन सी इकोनॉमिक्स होती है? नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स होती है। उसके बाद देखिए एक होती है इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम। ये कुछ पॉइंट्स में से मिस हो गए थे। इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम एक ऐसे इकोनॉमिक सिस्टम होता है जो आपको, जिसमें आप लोग ना, मतलब हम लोग एज ए मुस्लिम हम लोग उसमें ज़कात को निकालते हैं। ज़कात का जो हिस्सा होता है उशर का हिस्सा होता है, कि जैसे ज़मीनों में जो हम निकालते होते हैं कि पता नहीं 20% पे के 20वां हिस्सा होता है, हम ये निकालते हैं, और 10वें हिस्से पे जो देते होते हैं ज़कात वगैरह, ये सब कुछ उस बेस पे होती है कि आपने ज़कात लाजमी देनी है। इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम ये होता है जिसमें हम ज़कात को मस्ट करते हैं, या जो भी हमारे पास इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ें होती हैं हम उसको इसमें इम्प्लीमेंट करते हैं। उसके बाद आ जाती है एक और इकोनॉमी आती है कमांड एंड प्लान्ड इकोनॉमी। ये एक ऐसी इकोनॉमी होती है जिसमें गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा उसकी मुदाखलत होती है। इसमें गवर्नमेंट बताती है कि आपने प्रोडक्ट को कैसे सेल करना है, कौन कौन से आप गुड्स सर्विसेज यूज़ करेंगे, आप उसके लिए कॉस्ट प्राइस क्या रखेंगे, या मतलब जो भी होता है, जो भी चीज़ जो मेन चीज़ वो डिस्कस होती है ना, वो आपको गवर्नमेंट करके बताती है। इसमें जो आपके पास ये होता है कि आप इंडिविजुअल अगर कोई काम कर रहे हैं, जो इसका ओनर है वो अपना हुक्म चलाएगा, नहीं, इसमें जो भी चीज़ होगी वो गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग होगी। उसके बाद आ जाती है जी फ्री मार्केट एंड कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। ये एक ऐसी इकोनॉमी होती है, फ्री मार्केट ऐसी इकोनॉमी होती है जिसमें आपके पास एक ओनर होता है, और उस ओनर के अकॉर्डिंग ही वो सारी जो फैक्ट्री होती है, जो मिल होती है, जो वो फर्म होती है, वो सारी उसके अकॉर्डिंग चलती है। इसमें गवर्नमेंट का कोई भी हम लोग दखल नहीं होता है कि आपने क्या करना है, इसको कैसे सेल करना है, इसमें कौन से प्रोडक्ट्स यूज़ करने हैं, ETC। तो ये गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग होती है, और ये जो होती है ये एक इंडिविजुअल जो ओनर होता है उसके अकॉर्डिंग होती है। और इसमें हम लोग इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से इस इकोनॉमी को लेकर चलते हैं, ज़कात लाजमी देते हैं, और इस तरह के डिफरेंट चीज़ें इसमें आ जाती हैं।
उसके बाद आ जाते हैं जी पार्ट्स, सॉरी ये चीज़ मिस होगी, स्कैरसिटी क्या होती है। स्कैरसिटी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे इकोनॉमिक्स में। ये एक ऐसा चीज़ ये होती है कि देखिए आपके पास अब डिमांड्स बहुत ज़्यादा आ रही हैं, किसी भी चीज़ की डिमांड्स ज़्यादा आ रही हैं। आपने अगर शूज़ अच्छे सेल किए हैं, आपकी फैक्ट्री के शूज़ बहुत अच्छे हैं, तो आपके पास डिमांड ज़्यादा आएंगी, आपके पास कस्टमर ज़्यादा आएंगे। बट मसला वहाँ पे बन जाता है कि आपके पास रिसोर्सेज कम है। शूज़ को बनाने के लिए जो भी आप लोग प्रोडक्ट यूज़ करते हैं या रिसोर्सेज यूज़ करते हैं, वो रिसोर्सेज कम है, डिमांड्स ज़्यादा हो रही हैं, रिसोर्सेज कम हो रहे हैं, तो वहाँ पर आके ये आपके पास ये स्कार्सिटी का ये इशू बनता है। स्कार्सिटी में ये होता है आपके पास कि आपके पास डिमांड्स हाई होती हैं बट सप्लाई क्या होती है, कम होती है। रेशनिंग क्या होता है, रेशनिंग एक ऐसा मैकेनिज्म होता है जो स्कार्सिटी को ओवरकम करता है, जो ये बताता है कि अगर इस तरह की सिचुएशन अगर बन गई है, आपके पास सप्लाई कम हो गया है, आपके पास रिसोर्सेज की कमी है, आपके पास डिमांड्स बहुत ज़्यादा हैं, तो आपको इस चीज़ को कैसे ओवरकम करना है, कैसे आपने डिमांड्स के अकॉर्डिंग अपना जो सप्लाई है उसको करना है। तो ये एक ऐसा मैकेनिज्म होता है जो आपको सारा वो प्रोसेस करके बताता है कि अब आपको ये चीज़ करनी चाहिए। तो ये स्कार्सिटी के बारे में ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है जी आपके पास पार्ट्स ऑफ प्रोडक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत एमसीक्यूज़ में ये जो टर्म्स हैं ये यूज़ होंगी और ये बहुत इजी वे में यूज़ होंगी। आपको लगेगा कि बहुत मुश्किल है, बट इसके जो बनेंगे एमसीक्यूज़ तो ये बहुत ज़्यादा इजी होती हैं। इसमें पार्ट्स ऑफ प्रोडक्शन ये है कि आपके पास एक फैक्ट्री है, अब उसके लिए आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए। सबसे पहले होती है लैंड। लैंड कहते हैं जो आपके पास नेचुरल चीज़ें होती हैं। आपके पास पानी आप लोग खुद नहीं बनाते, वो एक नेचुरल है जो कुदरत ने हमें दिया, जो अल्लाह ताला की तरफ से है, लैंड। ठीक है, एक ज़मीन होती है, जंगलात होती हैं, लकड़ी होती है, जितनी भी कुछ चीज़ें होती हैं नेचुरल चीज़ें आप इन्हें कह लें कि ये सारी किस में आ जाती हैं, लैंड में आ जाती हैं। कैपिटल क्या होता है, लेबर क्या होता है, लेबर होती है वर्कर्स जो आपने अपने काम को करवाने के लिए फैक्ट्रीज़ में जो भी आपने काम करने के लिए रखे हैं, ठीक है, वो सारे लेबर्स होती हैं। या प्राइवेट स्कूल में टीचर्स होती हैं या डॉक्टर्स होती हैं, सारे क्या होते हैं, लेबर्स होते हैं। कैपिटल क्या होते हैं, कैपिटल होती है वो चीज़ें जो आप यूज़ करते हैं, ठीक है, जैसे कि आप ट्यूबवेल यूज़ करते हो, आप मतलब अब आपने शूज़ की फैक्ट्री अगर बनाई है तो आपको उनके लिए आप कौन कौन सी चीज़ें यूज़ करते हैं, वो सारे कैपिटल होते हैं। मतलब वो जो चीज़ें आप लोग बनाने में यूज़ करते हैं, प्रोडक्ट्स को यूज़ करते हैं, वो कैपिटल होती हैं। लैंड जो आपको बनी बनाई चीज़ मिल जाती है, जैसे कि पानी वगैरह हो गया, जंगलात हो गए, ज़मीन होगी, ये सारी ये उसमें लैंड में आ जाता है। लेबर्स वर्कर्स को कहते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप ये क्या होते हैं, ये होते हैं कि रिस्की काम। अगर आपके उन्हें एक किसी बंदे बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट बंदा है, उसने आपको कोई भी एक दिया है कि आप अगर इसको फॉलो करें तो हम ज़्यादा प्रॉफिट ले सकते हैं, हमें ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है, तो एक रिस्की काम होता है। और ये रिस्क लेने वाला एक जो काम होता है ना किसी भी प्रोडक्शन में, उससे हम लोग कहते हैं एंटरप्रेन्योरशिप। और ये जो फोर्स टर्म्स हैं इनके बारे में आपको पता होना चाहिए, ये आपके एमसीक्यूज़ में आ सकते हैं। लेबर्स के बारे में वो पूछ सकते हैं, वो कैपिटल के बारे में, लैंड के बारे में या इनके बारे में वो पूछ सकती हैं। उसके बाद जैसे सर्कुलर फ्लो ऑफ गुड्स एंड इनकम, ये होता है कि देखिए आपने गुड्स बनाई, आपने चीज़ें बनाई, आपने उनको सेल किया, आपको उनसे इनकम मिली, आपने वो इनकम जो आपने लेबर्स रखे हुए थे, वर्कर्स रखे हुए थे, आपने वो इनकम उनमें डिवाइड कर दी। कुछ आपको जो ज़्यादा प्रॉफिट हुआ था ओनर को, वो उसने उसी फैक्ट्री में अगेन यूज़ कर लिया। ये सारा होता है सर्कुलर फ्लो, कि आप चीज़ों को बेचते रहती हैं, आपको इनकम आती रहती है, वो इनकम आप वर्कर्स को देते रहते हैं। वर्कर्स फिर अब देखें सिंपल, जो आपको वर्कर्स को जो आपने पे दी, आपने उसको सैलरी दी, आपने पहले गुड्स को सेल किया, आपको उनसे इनकम मिली, जो ओनर था उसको इनकम मिली, उसने वो इनकम क्योंकि उसने वो देने हैं, पेमेंट जो होती है लेबर्स की, जो वर्कर्स की होती है, उसने उनको वो दी। अब जो लेबर्स होती हैं उनको भी अपनी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए वो जो पैसे उनको मिलती हैं, इनकम उनको मिलती है, वो उनको खर्च करती हैं, वो कोई और चीज़ जाके उन पैसों से ख़रीद लेती हैं। इसी तरह ये जो सिस्टम होते हैं ना, ये फ़्लो चलता रहता है कि एक चीज़ ख़रीद ली, उसके पैसे मिल गए, फिर उसे दूसरी चीज़ ख़रीद ली, उससे पैसे मिल गए। ये जो सारी चीज़ें होती हैं इसको हम लोग सर्कुलर फ्लो कहते हैं। उसके बाद आ जाता है जी माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। क्या होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स? ये होता है छोटे लेवल पर जो इकोनॉमिक्स होती है, जिसमें हम लोग सिर्फ अपना फ़ायदा देखते हैं, जिसमें जो ओनर होता है सिर्फ इंडिविजुअल जो अपना होता है ना, वो चीज़ वो सोचता है कि अगर मैं इस इकोनॉमिक में इतने पैसे लगाऊँ, अपनी इस फैक्ट्री में इतने पैसे लगाऊँ, मुझे इतना प्रॉफिट होगा और इतना मुझे बेनिफिट होगा या इतना मुझे लॉस होगा। वह सिर्फ अपने लेवल तक सोचते हैं। आप शॉपिंग करने के लिए जा रहे हैं, आपने सिर्फ अपना देखना है कि मैंने अब इससे कितने की मैंने शॉपिंग करनी है और कितनी मैंने सेविंग करनी है बाकी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए। मतलब ये होता है कि इसमें हम सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, इंडिविजुअल सोचते हैं। जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स एक
एक ऐसी इकोनॉमिक्स होती है जिसमें हम लोग नेशनल लेवल पे सोचते हैं। इसमें हम लोग अगर कोई फैक्ट्री बनाते हैं तो हम इसमें ये सोचते हैं कि इसमें हम लोग जो वर्कर्स रखेंगे तो इससे अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी, इसमें बेरोज़गारी कम होगी, बहुत ज़्यादा लोगों को जॉब मिलेगी अगर हम कोई बड़ी इकोनॉमी बनाते हैं, क्योंकि हम उसमें वर्कर्स को हायर करेंगे जिससे अनएम्प्लॉयमेंट होगी, जो बेरोज़गारी होगी वो डाउन होगी, कम होगी। तो ये जो मैक्रो इकोनॉमिक्स होता है ये नेशनल लेवल पे होता है, जो माइक्रो इकोनॉमिक्स होती है वो इंडिविजुअल लेवल पे होती है। डिक्टेटरशिप किससे कहते हैं? डिक्टेटरशिप कहते हैं ओनर्स को, कि आपने कोई एक फर्म चलानी है, आपने कोई एक प्रोडक्शन चलानी है तो आपने उसके लिए एक जो सीनियर होता है आप उसको हायर कर लेते हैं कि हम इसकी बात मानेंगे, ये हमें इंस्ट्रक्शंस देगा, हम उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे। ये कि एक आदमी भी हो सकता है या ग्रुप ऑफ मैन, मतलब इसमें काफ़ी ग्रुप के 3-4 बंदे वो भी हो सकती हैं जो जिनको आप लोग हायर कर लेते हैं उस सीट पे कि आपने अब इनकी सुननी है, तो ये इनके अकॉर्डिंग हम अपनी फैक्ट्री को चलाएँगे। ठीक है, तो ये थे बहुत ईजी था लेसन नंबर 1, बहुत ईजी था। आज की थोड़ा सा मुश्किल आएगा बट उसको भी हम बहुत ईजी वे में करेंगे। तो अब देखें, आप खुद सोचें कि इन टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई आपका एमसीक्यूज बन जाए तो क्या आप उसको सॉल्व नहीं कर सकते? नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कुछ आ जाए, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, स्कार्सिटी क्या होता है इसके रिलेटेड कुछ भी वो अपने वर्डिंग में पूछ ले, आपने सिंपल उसको पहले ट्रांसलेट करना है, अपने माइंड में सोचना है, फिर आपको जो लगे आपने इस पर टिक कर देना है। इससे रिलेटेड काफ़ी एमसीक्यूज बनती हैं, उनको आपने ऑर्गेनिक कर लेना है। मैक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स, ये डिफरेंट जो टॉपिक्स हैं, आप लोग अब जाइए सिंपल जाइए हैंडआउट्स पे, हैंडआउट्स को जाके ओपन करें, एक बार लेसन नंबर 1 को स्टडी करो, उसके बाद आके मुझे कमेंट में बताएं कि आपको नहीं समझ आई, कि आप उस लेसन नंबर 1 से एमसीक्यूज बने और आप उसको सॉल्व नहीं कर सकें। जो भी आपका पेपर बनता है वो 100% होता है कि वो आपका हैंडआउट से ही बनता है। जो स्टूडेंट्स आके पेपर देने के बाद ये कहते हैं कि जी वो हैंडआउट से नहीं आया, वो कॉन्सेप्चुअल था, पता नहीं कहाँ से था, तो वो वाले लोग होते हैं जो हैंडआउट्स को अच्छे से रीड नहीं करते। तो अगर आपने ये इसका आपके पास टाइम नहीं है कि आप हैंडआउट से लेक्चर वो देखें, उसको पढ़ें, तो आपने लेक्चर ले लिया, आपको इसके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। एक बार माइंड में जितने भी ये कॉन्सेप्ट हैं उनको रिवाइज करें, ठीक है। और उसके बाद अगर आपको ये सारे कॉन्सेप्ट याद हैं तो यकीन करें कि आप इस लेसन नंबर 1 से जितने भी एमसीक्यूज आएंगे आप उनको इजीली सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि मैं एमसीक्यूज के लिए भी कुछ नोट्स बना रही हूँ और डेली के मैं अपने हर लेसन के साथ कुछ 5 एमसीक्यूज में इंशाल्लाह साथ साथ करवाऊंगी। बाकी कुछ एमसीक्यूज के जो मैं सेपरेट नोट्स बना रही हूँ उन पर भी मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी। सबसे पहले जो आपका फर्स्ट एमसीक्यूज है वो है, आप परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फॉर मैक्सिमाइज प्रॉफिट बाय फंडिंग लेवल ऑफ प्रोडक्शन एट विच। ये बात याद रखनी है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है। मार्जिनल कॉस्ट ये होती है कि आपके पास जो एक चीज़ है वो 100 रुपये में सेल हो रही है, ठीक है। 100 जो चीज़ें आपने बनाई, 100 शूज़ बनाए, वो चले ज़्यादा से ज़्यादा 1 लाख वैसे ज़्यादा हो रही है, चल 10,000 कर लेते हैं। 100 चीज़ें आपने बनाई और आपने उसको 10,000 में सेल करना है। आप ये कहते हैं कि नहीं, हम लोग इसमें मतलब इसकी जो ये इनकम है इसको थोड़ा डाउन कर देते हैं। हम ये कहते हैं जो आपके पास 90 होंगे वो इतने में सेल होंगे, मतलब इसमें इनकम आप उतनी ही रखती हैं, आप इनको डाउन कर देते हैं तो होती है मार्जिनल कॉस्ट। मतलब ये होता है कि आप इसमें प्रॉफिट ज़्यादा लेने के चक्कर में ये काम कर देते हैं, जिसमें अब आपको प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकते हैं। देखिए, आपने चीज़ों को कम किया, आपने अपनी वैल्यू उतनी ही रखी, आपने अपनी पेमेंट उतनी ही रखी। पहले आप इतने में 100 दे रहे थे, अब आप इतने में 90 दे रही हैं। तो आप खुद सोचें जो कस्टमर होगा क्या वो ज़्यादा आएंगे कम आएंगे, तो आपके लक पे डिपेंड करता है। अब हो सकता है कि वाकई वो 90 चीज़ें जो हो फैक्ट्री जिसने आपसे लेनी है वो 90 ही इतने में ले ले। हो सकते हैं वो ये सोच ले कि जी अब तो ये पहले 100 दे रहा था, वो 90 दे रहा था, मैं इससे ना लूँ। तो ये आपके लक पे डिपेंड करता है कि वो वाकई वो 100 वाला जो रिफ्यूज़ करके जिसने पहले आपसे 100 लिया वो 90 लेने पर आपसे वो मान जाएगा या वो इस चीज़ को रिजेक्ट कर देगा। तो ये आपके लक पे डिपेंड करता है कि इसमें आपको प्रॉफिट होगा या आपको लॉस होगा। तो इसमें यह होती है मार्जिनल कॉस्ट। इसमें अगर आपके पास ये बात याद रखिएगा, अगर आपके पास प्राइस जो है वो मार्जिनल कॉस्ट, अगर प्राइस जो है वो कम है मार्जिनल कॉस्ट से तो आपको लॉस होता है। अगर मार्जिनल कॉस्ट ज़्यादा है प्राइस से तब आपको प्रॉफिट होता है, और अगर ये इक्वल होता है तब आपके पास ये चीज़ आती है मैक्सिमाइज प्रॉफिट। ठीक है, तो ये चीज़ आपने याद रखना है। अगर मैक्सिमाइज प्रॉफिट का जिक्र हो तो आपने प्राइस इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट पर टिक लगाना है। बाकी ये लेस और ये मैक्सिमम वाला किस्सा है जिसमें आपको मार्जिनल कॉस्ट ज़्यादा होने पर ये वो होता है, प्रॉफिट कब होता है, लॉस कब होता है, ये हम अपने नेक्स्ट एमसीक्यूज में भी इसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद अब देखें ये है, इफ कॉस्ट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बिटवीन टू गुड्स एक्स एंड वाई इज पॉजिटिव इट मीन्स। अब ये चीज़ बहुत मजे की है, ये आपके नेक्स्ट लेसन से भी आएगी भी। अब देखें, पहले आप कर लेते हैं टी एंड कॉफ़ी दोनों का कॉम्पिटिशन। पहले टी जो थी वो अब 50 रुपये में कप आ रहा था और जो कॉफ़ी का कप है वो 40 में आ रहा है। ठीक है, टी की आपने जो बढ़ा दी,
टी पहले 50 में थी, पहले ये भी 50 में था। आपने जो टी की डिमांड वो है प्राइस है वो बढ़ा के इसको 60 कर दिया, ये भी 50 पे ही है। अब देखिए आपने इसकी इनकम को ज़्यादा कर दिया, डिमांड किसकी ज़्यादा हो जाएगी? कॉफ़ी की। पहले ये दोनों टी और कॉफ़ी में जब कंपटीशन था ना, इनकी जो वो थी प्राइस थी, कॉस्ट प्राइस थी वो सेम थी, इसकी भी 50 इसकी भी 50, बट जो लोग थे वो ज़्यादा चाय पीते थे। अब आपने इसकी जो प्राइस है उसको इंक्रीज़ करके 60 कर दिया, कॉफ़ी आपकी 50 पे ही खड़ी है, तो डिमांड किसकी ज़्यादा हो जाएंगी? इसकी। तो देखें प्रॉफिट तो दोनों केसेस में आपका प्रोडक्शन का ही हो रहा है ना, फर्म को फैक्ट्री को एक प्रॉफिट होगा ना दोनों के केस में, चाहे वो टी हो चाहे वो कॉफ़ी हो। प्रॉफिट अब वो डिमांड अगर इसकी ज़्यादा हो रही है तो इस केस में भी किसको प्रॉफिट है? फैक्ट्री को ही है। तो ये तो दोनों चीज़ें होंगी, इसको हम लोग कहते हैं सब्स्टिट्यूट। अगर एक की डिमांड बढ़ने से, एक की वैल्यू बढ़ने से दूसरे की डिमांड बढ़ जाए, मतलब एक की आपने इनकम को इंक्रीज़ किया, दूसरे की डिमांड बढ़ गई, दूसरे के लोग दूसरे की तरफ ज़्यादा आ गए, तो होता है सब्स्टिट्यूट्स। ठीक है, उसके बाद है मार्जिनल प्रॉफिट इज इक्वल टू, मार्जिनल प्रॉफिट का आपने फार्मूला याद रखना है। इसमें होता है कि मार्जिनल रेवेन्यू माइनस मार्जिनल कॉस्ट। ये एमसीक्यूज आपसे पूछा जाता है और मार्जिनल प्रॉफिट के बारे में अपने नेक्स्ट लेसन में बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद है अनयूजुअल वार्म वेदर, मौसम गर्म होने की वजह से जो सप्लाई ऑफ स्ट्रॉबेरीज वो इंक्रीज़ हो गया। ठीक है, अब जो सप्लाई स्ट्रॉबेरीज की डिमांड बहुत ज़्यादा हो गई है, तो इस वजह से उसकी जो सप्लाई थी वो बहुत ज़्यादा हो गई है। अब आप खुद सोचिए सप्लाई कब ज़्यादा होगी? जब उसकी प्राइस जो होगी वो कम हो जाएगी। एक चीज़ के प्राइस अचानक जब कम हो जाती है तब भी तो लोग उसको ज़्यादा ख़रीदते हैं, उसकी सप्लाई जो है वो बढ़ जाती है। तो ये चीज़ है कि जब स्ट्रॉबेरी की प्राइस जो है वो कम हो जाएगी तो इसकी जो सप्लाई है वो ज़्यादा हो जाएगी। ये था आज का हमारा लेक्चर, होप्स आपको इसकी अच्छे से समझ आई होगी। अगर चैनल पे न्यू थे तो काइंडली सब्सक्राइब करके जाइएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अच्छा सा कमेंट करके जाइएगा। जितने भी आपने इसके टॉपिक्स हैं आपने बस इनके लेक्चर्स लेने, हैंडआउट्स अगर आपके पढ़ सकते हैं, टाइम है तो लाजमी पढ़िएगा, अदरवाइज़ ये जो आपने कॉन्सेप्ट हैं बस इनको बार बार अपने जाने से पहले एक बार अब लेक्चर्स लें, एक बार अपने पेपर जिस दिन आपका होगा उस रात को लेक्चर्स लें, तो आप इसकी बहुत अच्छे से तैयारी करके बहुत अच्छे से जीपीए इसमें ले सकती हैं और आपको पढ़ने में मज़ा भी आएगा। बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।